हम लोग वैदिक काल की अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए प्रश्न पर विचार कर रहे थे। हम लोग ये जो वीडियो है झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर भारतीय इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसी पर यह वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए बनाया जा रहा है। यह वीडियो जो है जिस पर अभी हम विचार कर रहे थे, जिस प्रश्न पर, वो उस प्रश्न का नाम था वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। और इस पर जो लास्ट जो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आज मैं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वैदिक काल की सामाजिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो, उसमें हमको जो लिखना है सबसे पहले ऋग्वैदिक काल का जो है आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या धार्मिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति जो भी है वो बताना है। फिर हमको उत्तर वैदिक काल में आना है। उत्तर वैदिक काल में हमारी शुरुआत यहाँ से होगी कि ऋग्वेद काल की वो कौन कौन सी परंपराएं जो थी उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती है। ठीक, और फिर हमको परिवर्तन के जो कुछ बिंदु हैं वो बताना है। लिखने का सबसे वैदिक काल का जो सब कोई भी क्वेश्चन लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। खैर, अभी हम आपको उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर हम ले जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना है उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कि ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था की वो कौन सी बातें थी जो उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती है। तो उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था भी एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था भी ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था की तरह एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। फिर से सुन लीजिए, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था भी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था की तरह ही एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन और कृषि अभी भी जारी रहा, उत्तर वैदिक काल में भी जारी रहा। यव की खेती, यव माने यव या जौ की खेती भी प्रचलित रही। फसलों के रूप में अन्य फसल की भी जानकारी प्राप्त हुई है। शिल्प में कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चमकारी, धातु कर्म आदि की निरंतरता रही। तांबा एवं कांसा धातु का प्रयोग होता रहा। वाणिज्य व्यापार की निरंतरता भी जारी रही। विनिमय के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन के रूप में अभी भी थी और कर के रूप में बलि का महत्व बना रहा, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन आया। सबसे पहले जो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में आपको लिखना है, वह पहले आप कैसे शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत होगा उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था भी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की तरह एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन कृषि अभी भी जारी रहा। यव या जौ की खेती प्रचलित रही। यव या जौ की खेती प्रचलित रही। फसलों के रूप में अन्य फसल की जानकारी भी प्राप्त हुई है। शिल्प में कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चर्मकारी, धातु कर्म की निरंतरता बनी रही। शिल्प में कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चर्मकारी, धातु कर्म की निरंतरता बनी रही। फिर से सुन लीजिए, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था भी एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी जिस प्रकार से ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था थी। कृषि और पशुपालन कृषि और पशुपालन अभी भी चल रहा था। यव या जौ की खेती प्रचलित रही। फसलों के रूप में अन्य फसल की भी जानकारी प्राप्त हुई है। शिल्पों में कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चर्मकारी, धातु कर्म की निरंतरता बनी रही। तांबा एवं कांसा धातु का प्रयोग होता रहा। वाणिज्य व्यापार भी निरंतर जारी रहा। विनिमय के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन के रूप में नहीं, कर के रूप में बलि का महत्व बना रहा, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन आ गया। कर के रूप में बलि का महत्व बना रहा, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन आ गया। ये आपको उत्तर वैदिक काल का एक पैराग्राफ में स्टार्टिंग ऐसे ही करना है आपको। फिर अब आना है, अब परिवर्तन के तत्व किस कौन कौन से उत्तर वैदिक काल में नई चीजें हमें दिखाई पड़ती है उसको लिखना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उत्तर वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब घुमंतु जीवन त्याग कर उत्तर वैदिक आर्यों ने घुमंतु जीवन त्याग कर अस्थायी रूप से ग्राम बस्तियों में निवास करने लगे। उत्तर वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। घुमंतु जीवन आर्यों ने त्याग कर अस्थायी रूप से ग्राम बस्तियों में निवास करने लगे। आर्यों ने घुमंतु जीवन त्याग कर अस्थायी रूप से ग्राम बस्तियों में निवास करने लगे। फलतः कृषि उनका मुख्य पेशा हो गया और पशुपालन उनका गौण पेशा हो गया। फलतः
कृषि उनका मुख्य पेशा हो गया और पशुपालन गौण पेशा हो गया। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई आदि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई आदि का उल्लेख मिलता है। यह कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई आदि का उल्लेख है। यह कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। यह कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। अब पशु का प्रयोग कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर होने लगा। अब पशु का प्रयोग कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर होने लगा। काठक संहिता नामक ग्रंथ में 24 बैलों द्वारा खींची जाने वाले हल का वर्णन मिलता है। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा खींचा जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। यह आपको लिखना होगा। फिर लिखना होगा कि लोहा के प्रयोग के कारण कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आया। लोहा के प्रयोग के कारण कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आया। लोहा के औजार से वनों की कटाई आसान हो गई। लोहा के औजार से वनों की कटाई आसान हो गई, फलतः कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। कृषि कार्य में लोहा के प्रयोग से गुणात्मक परिवर्तन आया। लोहा के औजार से वनों की कटाई सुगम हो गई और फलतः कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। लोहा के आने से कृषि में गुणात्मक परिणाम आया। लोहा के औजार से वन की कटाई सुगम हो गई, फलतः कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। फसल के रूप में चावल, बरही, गेहूं, मूंग, गन्ना आदि की चर्चा है। फसल के रूप में चावल को बरही भी कहते हैं, गेहूं, मूंग, गन्ना आदि का चर्चा है। फसल के रूप में चावल या बरही, गेहूं, मूंग, गन्ना आदि की चर्चा है। इस काल में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस काल में शिल्पों में काफी विविधता आई। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में शिल्पों में काफी विविधता आई। वात्सरी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्प का वर्णन है। वात्सरी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्प का वर्णन है। विभिन्न व्यवसायी समूहों में संगठित थे। विभिन्न व्यवसायी समूहों में संगठित थे। उनके संगठन एवं प्रधान के लिए गण एवं गणपति जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। उनके संगठन एवं प्रधान के लिए गण एवं गणपति जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। धातु के रूप में चांदी तथा लोहा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। धातु के रूप में चांदी तथा लोहा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह आपको एक पैराग्राफ में बताना है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। शिल्पों में विविधता आई। वात्सरी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। विभिन्न व्यवसायी समूहों में संगठित थे। उनके संगठन एवं प्रधान के लिए गण एवं गणपति जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। धातु के रूप में चांदी और लोहा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। यह एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। फिर से जो है आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि इस काल में भी बनी रही। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि इस काल में भी बनी रही। सिक्का के रूप में हमें निष्क, शतमान और कृष्णल की चर्चा मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में भी देखी जा रही थी। सिक्का के रूप में निष्क, शतमान, कृष्णल की चर्चा है। सिक्का के रूप में निष्क, शतमान, कृष्णल की चर्चा है, लेकिन ये सिक्के नियमित सिक्के नहीं है। यद्यपि ये सिक्के नियमित नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कर्ज देने एवं सूद लेने की प्रथा का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कर्ज देने एवं सूद लेने की प्रथा का वर्णन है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में कर्ज देना और सूद लेने की प्रथा शुरू हो गई। इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इससे जो कर्ज देने एवं सूद लेने की प्रथा के शुरू होने से उत्तर वैदिक काल में व्यापार को प्रोत्साहन मिला।
कर के रूप में बलि अनिवार्य हो गया, कर के रूप में बलि अनिवार्य हो गया। शासक अब बलि बलपूर्वक वसूलते थे, शासक बलि नामक कर अब बलपूर्वक वसूलते थे। यहां तक आपको एक पैराग्राफ में लिख देना है, ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में एक निष्कर्ष लिखना है कि इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद, इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद आर्यों की अर्थव्यवस्था अब भी ग्रामीण थी। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद भी आर्यों की अर्थव्यवस्था अब भी ग्रामीण थी। नगरों का विकास नहीं हो पाया था, नगरों का विकास नहीं हो पाया था। शूद्र काल में भी शुद्ध काल में भी शुद्ध काल में ही जो अर्थव्यवस्था नगरीकृत हो पाई, शुद्ध काल में ही अर्थव्यवस्था नगरीकृत हो पाई तथा कई सारे नगरों का विकास होता है। निष्कर्ष में क्या लिखना है? इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद आर्यों की अर्थव्यवस्था अब भी ग्रामीण थी, नगरों का विकास नहीं हो पाया था। शुद्ध काल में ही अर्थव्यवस्था नगरीकृत होती है तथा कई सारे नगरों का विकास होता है। यही आपको उत्तर वैदिक कालीन का अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आपको ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है, फिर उत्तर वैदिक काल में का शुरुआत करना है, और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में सबसे पहले आपको उन बिंदुओं की चर्चा करना है जो ऋग्वेद काल में की विशेषता थी, जो उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही, और फिर जो है पैराग्राफ चेंज करके आपको परिवर्तन कौन कौन सी चीजें आपको जो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है, परिवर्तन के बिंदु को लिखना है। लिखने का ढंग आप समझ ही गए होंगे। हम लास्ट में एक बार वीडियो क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, सुन लीजिए। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था भी एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। कृषि पशुपालन उत्तर वैदिक काल में भी जारी रहा। यव या जौ की खेती भी प्रचलित रही। फसलों के रूप में अन्य फसल की जानकारी प्राप्त हुई है। कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चमकारी, धातुकर्म की निरंतरता बनी रही। तांबा एवं कांसा धातु का प्रयोग होता रहा। वाणिज्य व्यापार भी निरंतर जारी रहा। विनिमय के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। कर के रूप में बलि का महत्व बना रहा, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन आ गया। यह एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि उत्तर वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। घुमंतु जीवन त्याग कर उत्तर वैदिक आर्य अस्थायी रूप से ग्राम बस्तियों में निवास करने लगे। फलतः कृषि उनका मुख्य पेशा हो गया। पशुपालन द्वितीय पेशा हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मराई आदि का उल्लेख मिलता है। यह कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। यह कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। अब पशु का प्रयोग कृषि कार्य में भी होने लगा। अब पशु का प्रयोग कृषि कार्य में भी होने लगा। बड़े पैमाने पर पशुओं का उपयोग होने लगा। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। उसके बाद आपको काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। लोहा के प्रयोग से कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आया। लोहा के औजार से वनों को काटना सुगम हो गया। फलतः कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। फसल के रूप में चावल या बरही, गेहूं, मूंग, गन्ना, जौ आदि का चर्चा मिलता है। ये एक पैराग्राफ में लिखना है और फिर पैराग्राफ चेंज करना है। उत्तर वैदिक काल में शिल्पों में विविधता आई। उत्तर वैदिक काल में शिल्पों में विविधता आई। वासनी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। विभिन्न व्यवसायी समूहों में संगठित थे। उनके संगठन एवं प्रधान के लिए गण एवं गणपति जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। धातु के उत्तर वैदिक काल में धातु के रूप में चांदी तथा लोहा का प्रचलन शुरू हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस काल में उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार में भी वृद्धि हुई और सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। निष्क, शतमान एवं कृष्ण जैसे सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये नियमित सिक्के नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कर्ज देने एवं सूद लेने की प्रथा का उल्लेख है। इससे व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला। कर के रूप में बलि अब अनिवार्य हो गया। शासक बलि नामक कर जनता से बलपूर्वक वसूलने लगे। यह एक पैराग्राफ में लिख के फिर निष्कर्ष लिखना है कि इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद आर्यों की अर्थव्यवस्था अब भी ग्रामीण ही थी। नगरों का विकास नहीं हो पाया था। शूद्र काल में ही अर्थव्यवस्था नगरीकृत होती है तथा कई सारे नगरों का विकास होता है। इस प्रकार से आपका वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता
का जो टॉपिक है वह समाप्त हो गया। आपको जो इसके पहले जो टॉप वीडियो है, लेक्चर है, और ये लेक्चर दोनों मिलाकर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताता है। आप इतना भी परीक्षा में लिख दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा मार्क्स देगा। देखिए, जो भी मैं लिखा बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। लिखिएगा तो आपका अपना हो जाएगा। जितना लिखिएगा उतना ही फायदा करेगा। अच्छा रहेगा कि एक क्वेश्चन को आप लोग 12 बार लिखें। जितना लिखिएगा उतना बार फायदा करेगा। यह जो वीडियो है ये जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय इतिहास के सभी पहलुओं को जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको मैं एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दूं। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में